हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विष्णु भुरे और आज हम स्ट्रोक के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रोक जैसे कि आपको पता है एक ब्रेन को अफेक्ट करने वाली बीमारी है जिससे कि कुछ न्यूरॉन्स या फिर अगर जिस एरिया में स्ट्रोक हो गया तो वो एरिया डेड हो जाता है। वैसे ही अगर हार्ट में हुआ तो उसे कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। और अथेरोस्क्लेरोटिक से जो अथेरोस्क्लेरोसिस के बाद में जो हार्ट ब्लॉक होता है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है इस चीज़ की? स्ट्रोक इज़ द सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिससे कि एक सडन न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का लॉस हो जाता है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जैसे स्मेल हो, टेस्ट हो, तुम्हारी टच करने की एबिलिटीज़ हो, ये सब चीज़ें न्यूरोनल फंक्शंस में आती है। तो ये लॉस हो सकती है जिस तरह से जिस पार्ट का ब्रेन अफेक्ट हुआ है उस तरफ की बॉडी, उसके अपोजिट साइड की बॉडी है, सॉरी। और ये होता है कोई इंटरप्शंस के बाद। कोई इंटरप्शंस जैसे कोई अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग आ गया, थ्रोम्बोसिस आ गया, या फिर कोई चीज़ बीच में आ गई जो कि ब्लड फ्लो रोक रही है, तो उसकी वजह से ये होगा कि वो एरिया ब्लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये है डिजीज्ड एओर्टिक आर्टरी, जिसमें कि क्या अफेक्ट हुआ है, ब्लड क्लॉट हुआ है। ये है अथेरोस्क्लेरोसिस जो कि ब्लड फ्लो को रोक रहा है। अब रोकने के बाद ब्लड फ्लो यहाँ तो जाएगा नहीं, तो यहाँ का जो मटेरियल है, यहाँ से जो कैरोटिड आर्टरीज के ऊपर वाला जो एरिया है वो हो गया डेड, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई तो मिल नहीं रहा है और उसके वजह से हो गया ये पार्ट डेड। अब ये पार्ट में जितने भी न्यूरोनल कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो भी इस पार्ट में आएंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पे जो अफेक्ट हुई है वो सारी की सारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी और उससे बॉडी का वेट, बॉडी का कुछ ना कुछ लॉस होना ज़रूरी है। जैसे कि ब्लड क्लॉट लॉस होता है सेरेब्रल आर्टरी में जो कि स्ट्रोक पैदा कर सकता है, जिससे कि ब्रेन डेड हो सकता है या फिर वो पर्टिकुलर एरिया डेड हो सकता है। अब ये हो गया नॉर्मल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब नॉर्मल कैरोटिड आर्टरी में भी जैसे अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, ठीक है, यहाँ से ऐसा ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, बट डिजीज कैरोटिड आर्टरी में आप यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस से जहाँ पे या फिर प्लाक फॉर्मेशन देख सकते हो, ये आर्टरी ब्लॉक्ड हो चुकी है। तो ये होता है स्ट्रोक में, ठीक है। अब क्या होगा, स्ट्रोक कितने लोगों को होता है? साल में 225, 10 लाख में से 225 लोगों को स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। माफ़ करिएगा, 1 लाख में से 225 लोगों को होने का चांस रहता है। स्ट्रोक जो है वो एक वर्ल्ड वाइड कंडीशंस होने वाली है डेथ के लिए आगे वाले चलने समय में। जैसे जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होंगे वैसे वैसे स्ट्रोक के केसेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे डेथ्स होगी। स्ट्रोक एक है कॉमन पार्ट ऑफ स्ट्रोक है इस्चेमिक स्ट्रोक। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है बट ये है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिया मतलब वहाँ पे जैसे ब्रेन का पार्ट हो गया, ये हो गया ब्रेन। अब यहाँ पे जो आर्टरी आपको सप्लाई कर रही है वहाँ पे जैसे ये अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग हो गया, अब यहाँ से वो नहीं जा पा रहा है आगे, तो वो इस्चीमिया फॉर्म हो जाएगा और वहाँ से वो आर्टरी ब्लॉक करके वो ब्लड सप्लाई रोक देगी या फिर ये अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, तो आगे वाला पार्ट डेड हो जाएगा। तो वो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब किस वजह से होते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक्स या फिर स्ट्रोक्स? अथेरोस्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा पाया गया है कि स्टडीज़ में पाया गया है कि अथेरोस्क्लेरोसिस जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लाक फॉर्मेशन के विथ अक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड फाइब्रीन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम डिपॉजिट्स ऑन आर्टेरियल वॉल्स दैट लीड टू प्रोग्रेसिव नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की नैरोइंग में सबसे ज़्यादा काम जो होता है प्लाक फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होता है लिपिड से, ये याद रखिए। लिपिड्स, फाइब्रीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम डिपॉजिट्स ऑन आर्टेरियल वॉल, ओके। एंड वो जो होता है कि वो लीड करता है इस चीज़ को ब्लॉक करने में, ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लीजन टू ऑकर एट द ओरिजिनल
ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जैसे कि मैंने कहा कॉमन कैरोटिड आर्टरी में सबसे ज़्यादा प्लाक बनने के चांसेस होते हैं, और एट इट्स ट्रांजिशंस इनटू मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। आगे मैं बताऊंगा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के बारे में, जो कि ये जो है ये कैरोटिड आर्टरी, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी में सबसे ज़्यादा प्लाक बनने के प्लाक फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। अब कौन से टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं? एक तो दो टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं, पहला है इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा है हीमोरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिससे कि ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। अब ब्लॉकेज होने के बाद में इस्चीमिया होगा, और इस्चीमिया होने के बाद वहाँ पे स्ट्रोक फॉर्मेशन होगा या फिर वो एरिया काम करना बंद कर देगा। हीमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? हीमोरेज मतलब हीमो मतलब ब्लड, रेज मतलब उसका बर्स्ट होना, ठीक है। हीमोरेज ब्लड का बर्स्ट होना, उसको कहते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक। अब हीमोरेजिक स्ट्रोक ऑकर्स इन ब्लड वेसल रप्चर कॉजिंग लीकेज इनटू द ब्लड फ्रॉम अराउंड द ब्रेन। अभी ये नॉर्मल ब्रेन हो गया। अब ब्रेन के अंदर अगर ब्लड सप्लाई कहीं से टूट जाता है, कहीं से ब्लड सप्लाई रप्चर हो जाता है, तो पूरे ब्रेन में ब्लड ही ब्लड भर जाएगा, तो उससे भी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। वो होता है 18% चांसेस होते हैं कि स्ट्रोक उसी से हो, और बाकी के 90% चांसेस या फिर 28% चांसेस होते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक होने के, या फिर हम बोलेंगे इसको 80% इंडिविजुअल्स स्ट्रोक किससे होता है? इस्चेमिक स्ट्रोक से। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से निकला हुआ प्लाक अगर लंग्स में गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनाएगा लंग्स में। हार्ट में वो करेगा एमआई, मायोकार्डियल इस्चेमिया। ब्रेन में करेगा स्ट्रोक। तो ये हर जगह जहाँ भी ये प्लाक जाएगा, जहाँ भी ये थ्रोम्बस जाएगा, ये करेगा सबसे गंदा काम, जो कि होगा ब्लॉकेजेस ऑफ आर्टरीज, जिससे कि ब्रेन भी नहीं बचा, लंग्स भी नहीं बचे, ना ही बचा हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे इंट्राक्रेनियल हेमोरेज के ऊपर। हेमोरेज जैसे कि मैंने आपको कहा हेमोरेजिक स्ट्रोक। अब इंट्राक्रेनियल मतलब क्रेनियल के अंदर, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, तो ये है इसका पिक्चर इंट्राक्रेनियल हेमोरेज का। आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए सीटी स्कैन इवेंट के बारे में। सीटी कैसे पढ़ना है वो आगे हम लेक्चर्स लेंगे उसके बारे में। सीटी कैसे पढ़ना है, एमआरआई कैसे पढ़ना है, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में बताएंगे। तो इंट्राक्रेनियल हेमोरेज जो होता है वो 15 से 10% स्ट्रोक के बराबर होता है, ठीक है। पूरे स्ट्रोक को अगर मिला दिया जाए उसमें 10 से 15% केसेस आपको मिलेंगे इंट्राक्रेनियल हेमोरेज के बारे में। इंट्राक्रेनियल हेमोरेज इज सिग्निफिकेंटली मोर हायर मोर्टेलिटी रिस्क। अब इससे क्या होता है? सबसे ज़्यादा मरने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात ये कि टिपिकल सीटी अपीयर्स ऑन एन acute hypertensive hemorrhage is a round or an oval attenuating mass। अब इंट्राक्रेनियल हेमोरेज में सबसे ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगा ये ऐसा राउंड कलर का शेप वाला हेमोरेज, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज। यहाँ पे हो गया ब्लड फॉर्मेशन। क्यों हो गया वाइट? क्योंकि यहाँ पे कोई ओपेग है। ये चीज़ वाइट इसलिए होगी क्योंकि ये ओपेग है, यहाँ से रेज पास हो रही है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेज पास नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, इसीलिए ये ब्रेन का पार्ट हमें दिख रहा है बट ये पार्ट हमें नहीं दिख रहा है। इटियोलॉजीज क्या है इस चीज़ की? प्राइमरी इंटरसेरेब्रल हेमोरेज, ये चीज़ पहले याद रखिए। प्राइमरी इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज, रप्चर्ड सैक्रल एन्यूरिज्म। सैक्रल एन्यूरिज्म हो गया। एन्यूरिज्म मतलब अगर कोई आर्टरी ऐसी फ्लो हो रही है तो उसमें क्या होगा, ये आर्टरी का फ्लो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट स्ट्राइक हो गया तो ऐसा बलून फॉर्मेशन होगा। ये क्या हो रहा है? ये एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होके यहाँ पे ब्लड भर जाएगा। अब ये हो गया लीकेज। जैसे आपने अगर कोई बलून फुला लिया, बलून फुलाने के बाद बलून फूटना इजी होता है या बलून फूटना जब वो न फुला हो तब इजी होता है?
जब बलून फूला हो और उसको फोड़े तो वो जल्दी फूट जाएगा, वैसे ही इस चीज़ के बारे में आपको आएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अन्यूरिज्म फॉर्मेशन के, हिमोरेज फॉर्मेशन यही से होता है। ये कॉमनली आपको एक टर्निंग वाली आर्टरीज में मिलेगा। ये हो गया, अगर ये जैसे बढ़ गया तो ये क्या होगा, बस्ट हो जाएगा, यहाँ से सारी ब्लड पूरा बाहर निकलने लगेगा। तो ये हो गया रप्चर्ड सेक्रल अन्यूरिज्म या फिर AV मैलफॉर्मेशन, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर मैलफॉर्मेशन। दूसरा चीज़ हो गया ब्रेन ट्रॉमा। ब्रेन ट्रॉमा जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया है, ब्रेन को इंजरी हुई है या फिर हेड इंजरी का पेशेंट है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस भी इसी के होते हैं कि वहाँ पे हिमोरेज हो जाए। हीमोफीलिया, ये भी एक नया चांस है। तो आगे हम देखेंगे कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। हेमीपेरेसिस, एक साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाना। हेमी हाइपोनीसिया, हिप्नोस्थीसिया, सॉरी, हेमी हिप्नोस्थीसिया, सेरिब्रल सिंड्रोम। लोकेशन, अभी ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ हेमाटोमा की बात कर रहा हूँ। हेमीपेरेसिस, हेमी हाइपोस्थेशिया, सेरिब्रल सिंड्रोम्स। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे ब्लड हिमोरेज होने के क्लिनिकल सिंड्रोम। कहाँ पे क्या होगा, अब ये होगा डिफ्यूज न्यूरोटिक साइंस, जहाँ पे अभी क्या होगा कि सबसे ज़्यादा पहले पेशेंट को हेडेक होना शुरू हो जाएगा, नौशिया होगा, वोमिटिंग होगा। ये सब हेड इंजरी के बाद में भी दिखता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब हेड इंजरी यानी कि ट्रॉमा, आफ्टर ट्रॉमा भी दिखता है। ठीक है, ये हो गया आपके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। अब रिस्क फैक्टर क्या हो गया, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा हो जाता है। कार्डियक डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड हार्ट वेल्वुलर डिजीज, रूमेटिक हार्ट वेल्वुलर डिजीज, एंडोकार्डाइटिस या फिर कार्डियक सर्जरी के बाद में जिसे कहते हैं CABG। रिस्क सबसे ज़्यादा होता है कि एम्बोलिक स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन इज अ मोर रिस्क, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन इज मोर रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक विथ 5-fold हाई रिस्क, ठीक है, 5-fold हाई रिस्क होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। अब चीज़ देखो क्या होगा, रिस्क फैक्टर अगर है तो किस 6 चीज़ों को रोकना पड़ेगा। ये क्रेस्ट का आर्टिकल के मैंने एक कुछ फ़ोटो निकाले हैं यहाँ पे, ये आप देखिए। टोबैको अगर यूज़ कर रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इनएक्टिविटी है, पेशेंट बेड रिडन है या फिर कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया है या फिर फैट डिजीज़, हाई फैट डाइट है पेशेंट का या फिर उसको डायबिटीज़ है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रोक के चांसेस हो गए। रिस्क फैक्टर ध्यान रखिए। Fasting triglyceride level of greater than 150 mg/dl in adult is considered elevated and risk factor for heart disease and stroke. ट्राइग्लिसराइड फास्टिंग, अगर पेशेंट को आपने ऑर्डर किया, जाइए आप ट्राइग्लिसराइड लेवल का चेक करके आइए, फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड करिए। अगर वो 150 से ज़्यादा आपको मिल रहा है तो पेशेंट को चांसेस है हार्ट डिजीज़ होने के या फिर स्ट्रोक होने के। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अ नंबर ऑफ स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स आर स्पेसिफिक टू विमेन। विमेन को सबसे ज़्यादा चांसेस कब होते हैं, जब कोई विमेन अर्ली मेनोपॉज में होती है, जैसे कि 42 ईयर्स के पहले, एंड हैव द ट्वाइस रिस्क ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक एज वुमेन इन द लेटर मेनोपॉज। मेनोपॉज के पहले भी चांसेस है, मेनोपॉज के बाद में भी चांसेस है। अब देखिए रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का है कि ट्वाइस चांसेस होते हैं पेशेंट के मरने के सबसे ज़्यादा, या फिर इस्चेमिक स्ट्रोक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा वेमेन में लेट मेनोपॉज में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम डायग्नोसिस, किस प्रकार से हम उसको डायग्नोस करेंगे। पेशेंट को बोलेंगे जाइए आप CT करके आइए, MRI करके आइए। अब CT अगर करवा लिया पेशेंट को, अगर ऐसा इमेज दिखता है तो वो हो गया, ज़रूरी नहीं वो हो गया कि वो इंट्रासेरेब्रल हिमोरेज, ठीक है, इंट्रासेरेब्रल हिमोरेज, ये हो गया CT उसका। अब ये हो गया MRI। इसमें बताइए मुझे आप कहाँ दिख रहा है आपको,
हेमोरेज कहाँ दिख रहा है? ये हो गया हेमोरेज, ये हो गया एमआरआई, ये हो गया सीटी स्कैन। ये दो इमेजेस के भरोसे पर आप डायग्नोस करोगे, ये दो चीज़ों के भरोसे पे आप डायग्नोस करोगे कि वो पेशेंट को हेमोरेज है या स्ट्रोक है या फिर क्या है। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज, अब हर एक वेंट्रिकल के एक एक वेंट्रिकल के बीच में अगर वो आ गया तो उसे कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज। इंट्रा मतलब बीच में, इंटर, इंट्रा, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज। अब देखिए टाइप ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमोरेज किस बारे में होते हैं। दो टाइप के इंट्राक्रेनियल हेमोरेज होंगे, पहला होगा प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी। ये याद रखिएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब स्टेज वाइज डिवाइड किया है इसको। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है ब्रेन। सेकेंडरी में क्या होता है, वहाँ पे एवी मेलफॉर्मेशन मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर मेलफॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हेमोरेजिक ट्यूमर भी होगा वहाँ पे। अब ट्यूमर हो गया तो ब्रेन का कैंसर होने के भी चांसेस है, तो हो गया कैवर्नस मेलफॉर्मेशन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखेगी। आप एक बार ये अच्छे से वीडियो पॉज करके इस इमेज को देखिए, अच्छे से देखिए कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या आ रहे हैं। पहला तो है हाइपरटेंसिव वेस्कुलोपैथी और एक हो गया सेरिब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी। ये हो गया प्राइमरी में, ये याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए। सेकेंडरी इंट्राक्रेनियल हेमोरेज में क्या होगा, एवी मेलफॉर्मेशन पहला, दूसरा हो गया इलेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तीसरा हो गया कैवर्नस मेलफॉर्मेशन और चौथा हो गया ब्रेन ट्यूमर यानी कि हेमोरेजिक ट्यूमर। तो ये सारी चार चीज़ें सेकेंडरी में आएगी, प्राइमरी में दो चीज़ें आएगी। अब अब देखिए इस इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स और इस्चेमिक में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि रैपिड एंड एक्यूरेट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेमोरेज इज इसेंशियल इन अक्यूट स्ट्रोक केयर। अक्यूट स्ट्रोक केयर में सबसे पहले रैपिड और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एज द फंडामेंटल थेरेपीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ इस्चेमिक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक डिफर मार्कली। जैसे कि अब पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको एमआरआई सीटी करने बोल दिया, आपको पता चल गया सीटी में कि वो अक्यूट है या क्रोनिक है या फिर उसमें हेमोरेज है या फिर स्ट्रोक है। ठीक है, ये सब अगर इस्चेमिक है या हेमोरेजिक है ये आपको पता चल गया तो वैसे ही आपको मेडिकेशंस शुरू करने पड़ेंगे। ये सारी दो चीज़ें अलग अलग हो जाती है, पाथ सेम हो बट यहाँ से सीटी या एमआरआई होने के बाद से वो इस्चेमिक है, वो इस्चेमिक है या हेमोरेजिक है, ये चीज़ डिफर हो जाती है। द टाइप एंड द सिवेरिटी ऑफ विच विल वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लीजन, लोकेशन एंड साइज। ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि वो टाइप, लीजन और लोकेशन, लीजन का टाइप, लोकेशन और साइज के भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल नियरली ऑल पेशेंट विद सब एरेक्नॉइड हेमोरेज एबल टू कन्वर्स विल डिस्क्राइब दी वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। अगर पेशेंट ने बोल दिया कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बड़ा बहुत बेकार हेडेक है तो समझ लेना कि वो सब एरेक्नॉइड हेमोरेज हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। पहला तो हो गया कि क्लासिफाइड, टू बी क्लासिफाइड एज स्ट्रोक 24 घंटा पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में डालिए, आईसीयू में रखिए। दूसरा हो गया मोटर डेफिसिट्स आर क्लासिफाइड आर कैरेक्टराइज्ड बाय पैरालिसिस और वीकनेस थ्रू दी टिपिकली वन साइडेड ऑफ द बॉडी एंड अपोजिट टू द लीजन। एक साइड की बॉडी जिस तरह से ब्रेन, ये सपोज ब्रेन है, अगर ये साइड अफेक्ट हो गया तो बॉडी का लेफ्ट साइड अफेक्ट, लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा। तो पैरालिसिस अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। इम्पेयरमेंट में रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली एज ब्रेन स्वेलिंग सबसाइड विद इन जनरली 3 वीक्स। 3 वीक में ब्रेन ठीक हो गया तो ठीक हो गया, वरना वो लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो जाएगा। रेसिडुअल residual neurological impairment are those persist with the 3 weeks। ये भी चीज़ ध्यान रखिए। इफेक्टिव स्ट्रोक प्रिवेंशन
Effective stroke prevention depends on improvement of the public awareness and early warning signs of stroke. ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। अब देखिए इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या है? इस्चेमिक स्ट्रोक जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हो गया प्लाक फॉर्मेशन, ये हो गई आर्टरीज जहाँ पे ब्लड पहुँचना था बट पहुँचा नहीं, तो उसकी वजह से ये सेल डेड हो गए। यहाँ तक वो बॉडी ठीक रही तो वो स्ट्रोक कर दिया। अबाउट 87% ऑफ ऑल स्ट्रोक। अब इस्चेमिक स्ट्रोक कैसे होगा? देखिए, प्लेटलेट अधेशंस होते हैं। प्लेटलेट्स आपको पता है, प्लेटलेट्स बॉडी प्लेटलेट्स ब्लड में होते हैं। अब प्लेटलेट्स एक एम्बोलाई फॉर्म करेंगे। वो एम्बोलाई एक जैसा एक बड़ा सा एम्बोलाई धीरे 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 करके वो बड़ा होते जाएगा। वो बड़ा हो गया तो वो थ्रोम्बस हो गया। अब वो बीच में आर्टरीज के बीच में आ रहा है तो वो हो गया प्लाक फॉर्मेशन के बाद का स्टेज, जिसमें कि इस्चेमिक स्ट्रोक या इस्चेमिक हार्ट डिजीज भी आने के चांसेस होते हैं। अब देखिए ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होगा। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी स्टेप्स है जो कि मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। इट शुड बी नोटेड दैट द लीजन ऑफ द एक्स्ट्राक्रैनियल वेसल्स can also produce symptoms of stroke, emboli that lead to ischemia or occlusion of the artery with the resulting cerebral infarctions of tissue death। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। Thrombi lead to ischemia or occlusion of an artery with the result of cerebral infarctions। थ्रोम्बाई एक इस्चीमिया फॉर्म करेगा, इस्चीमिया वो आर्टरी में रोकेगा, आर्टरी में रोकेगा तो वो इस्चेमिक में चले जाएगा या फिर डेड हो जाएगा वो पार्ट, और उससे स्ट्रोक होने के चांसेस है। ये सिंपल इजी वे है समझने का। अब वैस्कुलर सिंड्रोम्स किसके हैं, क्या क्या वैस्कुलर सिंड्रोम्स आएंगे? वैस्कुलर सिंड्रोम्स मतलब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ टू टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में आएगा। एंटीरियर क्रेनियल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सॉरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपको दिखेगा, वो है इंटरनल कैरोटिड की दो मेन ब्रांचेस या फिर फर्स्ट और सबसे छोटी ब्रांच होती है। इट सप्लाइज मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का मीडियल एस्पेक्ट पे जाएगा, सब कॉर्टिकल सब स्ट्रक्चर्स में पहुंचेगा इंक्लूडिंग बेसल गैंग्लिया एंड एंटीरियर फोर्टनिक्स और एंटीरियर 4/5 ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। ये चीज़ ध्यान रखिए। मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ये हो गई मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ये जो है वो हो गई मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। अब क्या होगा कि ही द मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज द second and two of the main branches of internal carotid artery which supplies entirely lateral aspect of cerebral hemisphere। ठीक है, लैटरल एरिया पे जाएगी मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और यहाँ पे जो है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हेमिस्फीयर में जाएगी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। Lesions of the right parietal lobe and the non-dominant hemisphere typically produce the perceptual deficit, जो कि एनोरेक्सिया अपैरेक्सिया, एनोसोग्नोइया, ये सब होने के चांसेस हो जाएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? एमआरआई करोगे, सीटी स्कैन करोगे, लंबार पंचर करोगे। अगर आपको पता है कि वैस्कुलर लीजन आ रहा है, वैस्कुलर लीजन हो रहा है, तो उसको करेंगे हम सीटी और एमआरआई। इस्चेमिक आ गया तो उसको करेंगे हम सीटी या एमआरआई अगर इस्चेमिक और हिमोरेजिक है। अब सब एरेक्नोइड है तो उसको लंबार पंचर भी करवाएंगे, उसका सीएसएफ लेंगे और सीटी भी करवाएंगे। अब क्या होगा कि अगर कार्डियक मार्कर सबको लग रहा है कि कार्डियक डिजीज होने के चांसेस है तो उसका ईसीजी करवाओ, 24 घंटा ईसीजी कराओ। अब वैस्कुलर डिजीज आपको अगर लग रहा है तो डुप्लेक्स ऑफ कैरोटिड्स, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड ऑफ कैरोटिड्स, मैग्नेटिक एमआरआई कराओ, सीटीए कराओ और कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी कराओ। मैनेजमेंट कैसे करोगे? CABCD, इसका इजी वे है ABC और H। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एयरवे। अब परफॉर्मिंग बेडसाइड swallow screen and keep
एंड कीप पेशेंट नील बाय माउथ इफ़ swallowing इज़ अनसेफ। तो पेशेंट का सबसे पहले ऐसा मुंह ऊपर रखना पड़ेगा। ये अगर रे डायग्राम मैं बना रहा हूँ, माफ करिएगा, ये रे डायग्राम अगर मैं बना रहा हूँ तो उसका ये हो गया थोरैक्स, रिब्स, ये हो गया उसका स्पाइन। तो ये चेहरा ऊपर हो जाएगा। ब्रीदिंग, बी फॉर ब्रीदिंग, इसका रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन O2 चेक करिए, 95% से अगर कम हो तो ऑक्सीजन लगाइए। सर्कुलेशन चेक करिए, पेरिफेरल पल्स चेक करिए, उसका ब्लड प्रेशर लीजिए सबसे पहले। हाइड्रेशन, पेशेंट को हाइड्रेशन पे डालिए, उसको ओरल ओरल रिहाइड्रेशन ORS दीजिए, ORS का प्रोडक्ट आता है ORS, वो दीजिए। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाइए हाइड्रेशन के लिए। अब मेडिकेशंस, अगर ये सारी चीज़ें आएगी उसमें, अब फिजिकल थेरेपी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पैसिव मूवमेंट्स आते हैं फिजियोथेरेपी में, पैसिव मूवमेंट्स इन अर्ली स्टेज में देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मसल वीकनेस पे चले गया, मसल वेस्टिंग हो गई, तो बड़ा चांसेस होते हैं कि पेशेंट रिकवर बहुत लेट करे। कोऑपरेशन चाहिए रहता है, इंक्रीजेज एज सम रिकवरी बिगिंस। पेशेंट का कोऑपरेशन होना ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स होना ज़रूरी है उसमें। इन ऑल केसेस अर्ली मोबिलाइजेशन एंड एक्टिव रिहेबिलिटेशन आर इम्पोर्टेंट। ये सब चीज़ें, बेड सोर, देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उसको मूव करवाना है, नहीं तो प्रेशर सोर या बेड सोर्स होके वो पार्ट पूरा नेक्रोसिस में चले जाएगा और वहाँ पे भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या फिर वो पैर या फिर वो एरिया रीजन जो भी है उसको ट्रीट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ देखनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू स्ट्रोक। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंपॉर्टेंट है मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए। स्पीच थेरेपी दीजिए, पेशेंट अगर बातचीत नहीं कर सकता, अगर वो एक्सप्रेशन नहीं दे सकता तो उसको एक्सरसाइजेज बताइए, बलून एक्सरसाइजेज हो गए या फिर माउथ एक्सरसाइज हो गए, वो बताइए, तो पेशेंट ऑटोमेटिकली जल्दी ठीक हो जाएगा। एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज मैनेज बाय द हेडेक, ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। हेड एलिवेशन और ऑस्मोटिक एजेंट ऑफ मैनिटॉल, सच एज मैनिटॉल दीजिए पेशेंट को अगर वो प्रेशर, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो। डिकम्प्रेशन, हेमिक्रेनियोटोमी करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी का इन्फेक्शन अगर हो गया है तो। धन्यवाद। तो यहाँ पे होता है ये वीडियो ख़त्म। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए, हमें बताइए कि कैसे लगे आपको वीडियोस। थैंक यू सो मच।